अध्याय 5। इंस्पेक्टर आनंद भोसले डिनर टेबल पर पहुंचा। वो इस बाबत वहां फ़ोन करके आया था, इसलिए डिनर पहले से टेबल पर लगा हुआ था और शोभा और सुदेश मौजूद थे। मैं खास डिनर के लिए घर लौटा हूँ, भोसले बोला, बल्कि छोकरे के खास चिकन के लिए घर लौटा हूँ। मुझे उल्टे पाँव थाने वापस जाना है। जाना? शोभा बोली, लेकिन चैन से खा के जाना, निगल के न जाना। ठीक है। शोभा ने खाना सर्व किया। छोकरे ने बताया, आज थाने में इसने क्या ड्रामा किया। भोसले बोला, नहीं तो। शोभा से संग भाव से बोले, क्या किया। भोसले ने बताया, कर भी चुका। शोभा हैरानी से बोली, ये तो अभी मेरे से इस बाबत सिफारिश लगाने की ही बोल रहा था। अंकल, सुदेश बोला, ये भी तो बताइए कि नतीजा क्या निकला। इत्तेफाक से अच्छा निकला। भोसले तनिक झुंझला स्वर में बोला, लेकिन उल्टी पड़ जाती तो संभाली नहीं जानी थी। पड़ी तो नहीं। तुझे तो जैसे पहले से पता था कि नहीं पढ़ने वाली थी। नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि मैक्सिमम चांसेस सीधी पढ़ने के थे। फिर भी जो किया गलत किया, नाजायज किया। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो गिरफ्तार कर लूँगा। अरे, क्या कह रहे हो। शोभा बोली, लड़का यहाँ मौज मस्ती के लिए आया है या गिरफ्तार होने के लिए आया है। इसे समझाओ कि मौज मस्ती ही करे, गिरफ्तार होने वाले काम ना करे। खाना खाओ, खाना। कुछ क्षण खामोशी रही। अंकल, फिर सुदेश बोला, सुना दिव्या मेहता के खिलाफ आपका केस जोर पकड़ रहा है। कैसे सुना है। भोसले उसे घूरते हुए बोला, कहाँ से सुना है। छोटा सा शहर है, खुसर फुसर तो होती ही है। वैसे आपके सब इंस्पेक्टर अनिल दवे से सुना। उसे क्या झांसा दिया कि तू फिश बहुत बढ़िया बनाता है। सुदेश हंसा और फिर तत्काल संजीदा हुआ। वो चिट्ठी। फिर बोला, जो हथप्राण ने मोडक कोठारी एंड ओसवाल को लिखी, आपकी खास तवज्जो की तलबगार जान पड़ती है। अच्छा। काफ़ी कुछ दारोमदार उस चिट्ठी पर है। मोडक ने वो चिट्ठी स्टेनोग्राफर सानिया रायजादा से ली थी और कहा था कि वो उसे खुद पोस्ट करेगा। बीच के लेटर बॉक्स पर दिन के आखिरी डाक निकलने का जो टाइम दर्ज है वो शाम 4:50 का है। स्टेनोग्राफर को रुखसत करने के बाद चिट्ठी पोस्ट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट अपने यार्ड से रवाना हुआ होगा तो 4:30 बजे हुआ होगा। इसका मतलब है, अगर वो चिट्ठी पोस्ट नहीं कर सका था तो उसका कत्ल सानिया के रुखसत होने के बाद, यानी कि 4-5 के बाद 4:30 से पहले किसी वक्त हुआ था। चिट्ठी पोस्ट कर सका था तो 5 के बाद किसी वक्त हुआ था, क्योंकि इस काम को अंजाम देकर किनारे से यार्ड पर पहुंचने में 5 तो उसे बज ही गए होंगे। मैंने ठीक कहा अंकल। ठीक कहा मिस्टर होम्स। दिव्या मेहता 4 बजे के करीब यार्ड पर अपनी मौजूदगी कबूल करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि 4:30 तक कहाँ थी। वैसे अंकल, उस लड़की की बाबत आपका इरादा क्या है। थाने में सबका ख्याल है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन मैं उसे थोड़ी और ढील देना चाहता हूँ। उसके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाने से पहले मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या। केस का एक और पहलू चेक करना चाहता हूँ। उसके लिए कल सुबह मेरा कोना कोना आइलैंड का चक्कर लगा कराने का इरादा है। मैं साथ चलूँगी, शुभ उत्साह से बोली। अरे, मैंने पिकनिक पर नहीं जाना, नौकरी करने जाना है। दोनों काम इकट्ठे भी तो हो सकते हैं। नहीं हो सकते। 2 जने करें तो क्यों नहीं हो सकते। क्या मतलब। तुम नौकरी करना, मैं पिकनिक करूँगी। नहीं। आंटी, सुदेश बोला, वहाँ जाने के लिए क्या पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। नहीं। काहे को। तो फिर कोना कोना आइलैंड आप और मैं चलेंगे। मेरी इच्छा भी है कि वो आइलैंड देखने की। सुना है बहुत खूबसूरत है। और सुदेश एक सिर टिटका और फिर बोला, क्या पता हमें भी उस स्टीमर पर जगह मिल जाए जिस पर अंकल सवार हों। स्टीमर से सफ़र करने का सारा दिन बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो फिर कैसे हो जाएंगे। हवाई अड्डा तो उस छोटे से आइलैंड पर क्या होगा। हेलीपैड है। एक लोकल नेस्टलिस से मैंने हेलीकॉप्टर उधार मांगा है। देगा तो हेलीकॉप्टर पर आज जाऊंगा। नहीं देगा तो स्टीमर पर जाओगे ना। ये जाने का इरादा ही छोड़ दोगे। स्टीमर पर जाऊंगा। फिर हमारे साथ चलने में क्या वांदा है। हम क्या तुम्हारे कंधों पर सवार होंगे। ठीक है, देखेंगे। अंकल, वहाँ आप केस का कौन सा पहलू चेक करना चाहते हैं। मकतूल राजा राव की बीवी मीनाक्षी राव और उसका भाई कुणाल कामत कहाँ थे।
शायद वहाँ से उसकी बाबत कुछ पता चले। आपको उन पर किसी तरह का शक है? शक का सवाल नहीं है, ये डबल मर्डर का केस है। बतौर पुलिस रूटीन ही इसके हर पहलू को चेक किया जाना जरूरी है। ये खामोश जगह है, यहाँ आम कत्ल का केस ये 2 साल में एक बार होता है। अभी पिछला तो 2.5 साल पहले हुआ था। डबल मर्डर तो मुझे याद ही नहीं कि पहले कब हुआ था, वो भी बड़े रुतबे और रसूख वाले लोगों का। ऐसे केस तो यहाँ मेरे आला अफसर भी मेरे से सवाल कर सकते हैं कि क्या मैंने केस के हर पहलू को चेक किया था। बिल्कुल ठीक, लेकिन रूटीन के अलावा भी तो अपने जहन में कोई छोटी मोटी वजह होगी उनके मूवमेंट्स चेक करने की। एक धुंधला साक्ष्य है जो सही मेरे जहन में, उसी की बाबत बताइए। चिकन बढ़िया बना है, शाबाश। शाबाशी के तौर पर शाबाशी के तौर पर ही कुछ बताइए। बहुत खुराफात भरी है तेरे दिमाग में, पता नहीं अपनी पढ़ाई कैसे करता होगा। अंकल प्लीज़, मेरा फोकस इतवार शाम 4 बजे के वक्त पर है। मुझे लगता है कि तब कुछ हुआ हो सकता है, या कुछ होने का सामान किया गया हो सकता है। क्या क्या होने का? देखा शोभा कैसे फड़फड़ा रहा है कुछ जानने को। अंकल प्लीज़, जबकि जानने लायक कुछ है ही नहीं, मैं उठ के जा रहा हूँ। तेरी उम्र के लड़के भरपेट खाए बिना दरखास्त खान से नहीं उठते, खास तौर से वो जो टाइफाइड से उभरे हों। मैं कहाँ उठ रहा हूँ, आप उठा रहे हैं। भौसले सा मैंने बोला ना। फिर वो बोला कि खाली एक धुंधला साक्ष्य है मेरे जहन में, शार्प फोकस में कुछ नहीं। मेरी इसी बात की तरफ बार बार तवज्जो जाती है कि इतवार दोपहर बाद 3 बजे सी हॉक किसी खास अभियान पर रवाना होने वाला था, लेकिन नहीं हो सका था। फिर उसी वक्त मैक भटनागर का यार्ड प्रिंसेस टू रवाना हुआ था। अब अगर कोना कोना आइलैंड की तफ्तीश पर ये जाहिर हो कि उसी वक्त के आसपास अपने भाई की स्पीड बोट पर मीनाक्षी शराफ भी कहीं के लिए रवाना हुई थी, तो क्या इसे एक मेजर इत्तेफाक नहीं माना जाएगा? अंकल अब तो आप वो बात कह रहे हैं जो जब मैंने कही थी, तो जिसे कोई खातिर में नहीं ला रहा था। लेकिन मुझे भी पूरा यकीन था कि देर सवेर आप इस पहलू पर पहुंचेंगे। मैंने भी तो यही कहा था कि प्रिंसेस टू हाई सीज पर किसी दूसरे यार्ड से मुलाकात करने के लिए निकला था। अब अब यार्ड नहीं तो जहाज सही, जहाज नहीं तो स्टीमर सही, स्टीमर नहीं तो स्पीड बोट सही। एक स्पीड बोट का मालिक केस में फिट है, इसलिए अब स्पीड बोट्स की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। अंकल, उस महक भटनागर नाम की लड़की को आपने थाने तलब तो किया, लेकिन सस्ते में छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, आप नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन है तो ऐसा ही। तुझे क्या पता? इतने स्टाइल से, इतने विश्वास से उसने अपनी बात कही कि वो एक बिना किसी पहले से सेट शेड्यूल के अपने यार्ड पर समुद्र में दौड़ चली। वो सब सुन रहा था, जैसे कि वो स्लीप वॉकर हो और नींद में उठ के चलने लगी हो। यूँ बेवजह कोई डीजल फूंकता है, यूँ बेवजह कोई वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी और क्या, जब खुद कबूल किया कि वो अपने यार्ड से मानक मोहल्ले को सी हॉक की निगाहबीनी करने देगी, फिर भी घंटों सी हॉक पर छोटे पड़ोस छोड़े रही, तो ये वादा खिलाफी ही तो हुई। उसने बोला तो था कि वो कभी भी अपना यार्ड लेकर वहाँ से रवाना हो सकती थी। बोला था, लेकिन जब रवाना हुई तो किस लिए हुई? इसलिए कि पुलिस वाले समझ रहे थे कि वो लोग सी हॉक की तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे थे। ये क्या बड़ी बात हुई? सी हॉक पर इतनी हौलनाक वारदात हुई थी, उसकी वजह से समुद्र में जितने यार्ड खड़े थे वो तमाम के तमाम ही सी हॉक की तरफ तवज्जो दे रहे थे, प्रिंसेस टू की तरह। और तो कोई यार्ड इस वजह से वहाँ से ना निकल पड़ा। फिर इसलिए कि उसका मूड उखड़ने लगा था कि क्यों उसने दिव्या को अपने गले पड़ने दिया था। ऐसे उखड़े मूड को काबू में करने के लिए क्या घंटों यार्ड दौड़ाते फिरना पड़ता है? कोई उसके गले पड़ रहा था, इसलिए तो वो समुद्री छाती रौंदने निकल पड़ी। कोई इसे अकेले भागर अपनी तपस्या भंग कर बैठा था, इसलिए उसे ताले में बंद कर दिया। अंकल, ये वजह नहीं है, गोली है जो उसके पर
जो कि पर्सनालिटी के रौब में आकर आपने निगली। पर्सनालिटी कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन आंटी की वजह से कह ना पाया। तो नाग बात का बतंगड़ बना रहा है, तो अभी छोटा है। मुंबई में नौजवान लड़कियों के मूड और मिजाज को समझने की अभी तेरी उम्र नहीं है। आपकी तो है, आपने क्यों नहीं? हो सकता है वो कुछ छुपा रही हो, लेकिन उसका ताल्लुक उसके किन्हीं जाति मामलात से होगा, ना कि इस केस से। इसलिए तभी फ़ोन की घंटी बजी। शोभा ने कॉल रिसीव की और फिर कार्डलेस फ़ोन का रिसीवर भोंसले की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आपके लिए थाने से एसआई दवे बोल रहा है। हेलो दवे, भोंसले माउथ पीस से मुंह बोला, क्या बात है? उस चश्मे की बाबत रिपोर्ट आई है जो कि समुद्र के तलहटी से निकाला गया था। वो दोनों मरने वालों में से एक किसी का न था, न हो सकता था। क्यों? एक तो आप जानते हैं कि वो रेत में यूं पेबस्त मिला था जैसे काफ़ी अरसे से वहाँ हो। यूं चश्मा खोकर उन दोनों में से किसी ने फ़ौरन नए चश्मे का इंतज़ाम ना किया हो, यह मुमकिन नहीं लगता। निगाह के मोहताज लोग चश्मे का अल्टरनेट इंतज़ाम रखते हैं। बाज़ लोगों को तो 3-3 4-4 चश्मे रखते हैं। एक और भी बात सामने आई है जो कि सबूत है कि चश्मा उन दोनों में से किसी का नहीं है। और क्या, एक्सपर्ट ऑप्टिशियन द्वारा उस चश्मे का मुआयना बताता है कि पहनने वाले की दोनों आंखें बराबर कमज़ोर नहीं थीं। उसकी दाईं आंख के मुकाबले उसकी बाईं आंख ज़्यादा कमज़ोर थी। दाईं आंख के लेंस की पावर -2.5 है, जबकि बाईं आंख के लेंस की पावर -7 है। हमने पता किया है, मरने वालों में से किसी की दोनों आंखों का फोकस इतना फ़र्क नहीं था। राजा राव तो ऐसा चश्मा लगाता था कि बिना लगाए भी उसका गुजारा था। विलासराव मोडक सिर्फ पढ़ते वक्त चश्मा लगाता था। उसकी दूर की निगाह इस उम्र में भी लगभग ठीक थी और चश्मे की मोहताज नहीं थी। फिर वो चश्मा किसका हुआ? किसी का भी हो सकता है। मेरे ख्याल से तो वो किसी और यार्ड से पहले का भी गिरा होगा। तुम्हारा मतलब है किसी ऐसे यार्ड से जो सी हॉक के वहाँ पहुँचने से पहले कभी उस पोजीशन पर खड़ा था? हाँ, ये पता लगाया जा सकता है पिछले एक हफ्ते में वहाँ कौन सा यार्ड या कौन कौन से यार्ड आकर खड़े हुए थे। यार्ड क्लब से पूछताछ करवाई तो जा रही है, लेकिन कोई नतीजा निकलना मुश्किल ही है। क्यों? साहब, कौन याद रखता है कौन सा यार्ड कहाँ खड़ा था? गैर नहीं याद रखता, लेकिन खुद यार्ड के मालिक को ऐसी बात याद रह सकती है। बस तो वो एक ही उम्मीद है साहब, उसी लाइन पर पूछताछ जारी है। गुड। कोई और बात नहीं? भोसले ने फ़ोन रख दिया और इल्ज़ाम लगाती निगाह से सुदेश की तरफ देखता बोला, सुना है? सुना ही होगा। मैंने रिसीवर जानबूझकर कान से परे रखा था क्योंकि जिक्र चश्मे का था। आइडिया ही तो था। सुदेश तनिक नर्वस भाव से बोला, अफसोस है कि फेल हो गया। आखिर सभी तीर तो निशाने पर जाकर नहीं लगते। हौसले कुछ क्षण उसे घूरता मानी मन उसकी परेशानी का आनंद ले रहा था। फिर एक एक मुस्कुराया। यू विन सम, यू लूज सम, वो बोला। नो यस अंकल, हौसले का मूड बदलता पाकर सुदेश तनिक उत्साह से बोला, फिर भी लंगर के धुरे पर यार्ड के स्विंग का तुम्हारा आइडिया ब्रिलियंट था। तुम न बोले होते तो गन बरामद नहीं होने वाली थी। थैंक यू अंकल। और भले ही नाजायज तरीके से किया, दिव्या मेहता को तुमने बढ़िया सेट किया। तुम्हारे कामयाब ड्रामे से ही उसकी जुबान का ताला खुला। अब ज़्यादा तारीफ मत करो इसकी, शोभा बोले, अभी फूल के कोप्पा हो जाएगा। दिव्या मेहता की जुबान का ताला खुल चुकने के बाद अब उसके बारे में आपकी क्या राय है अंकल? मुझे तो अब भी निश्चय जान पड़ता है कि वो गन समुद्र में उसी ने फेंकी थी और उसी तरीके से फेंकी थी जिसका नक्शा तूने खींचा था। मेरे पास एक थ्योरी है, अब पास ही रख, मैं थाने पहुंचना है। बहुत झकास थ्योरी है, फिर सुनूंगा। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। ठीक है, बोल। वो लड़की मैग भटनागर, प्रिंसेस 2 की मालकिन मानक मोइले ने उसे अपने यार्ड के टैग पर खड़े देखा था। उसका बयान है कि वो तब स्विम सूट पहनी थी और उसके जिस्म पर पानी की बूंदें चमक रही थी। ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि वो समुद्र से निकलकर अभी तभी डैक पर पहुंची हो। तो सेहॉक उसके यार्ड के करीब ही मुश्किल से 100 गज दूर खड़ा था। क्या पता वो सीहॉक से तैर कर लौटी हो। भोसले ने सबकाए भाव से सुदेश की तरफ देखा। एक बात याद कीजिए अंकल कि सीहॉक की एक डोंगी पायर से बंधी पाई गई थी।
वो डोंगी सीहॉक से पायर पर कैसे पहुंची होगी? जाहिर है कि किसी ने पहुंचाई होगी। कोई उस डोंगी पर सवार होकर सीहॉक से रवाना हुआ होगा और पायर पर पहुंचा होगा। कौन पहुंचा होगा तू बता। मेरे जहन से तो कातिल का ही अक्स है, जो कत्लों के बाद सीहॉक की उस डोंगी पर सवार होकर किनारे पहुंचा। अगर केस हत्या और आत्महत्या का होता तो कौन पहुंचा? तो वो शख्स पहुंचा जिसे की खबर थी कि वो हत्या और आत्महत्या का केस था। दिव्या मेहता, शोभा बोली। वो नहीं हो सकती, उसे तो सीहॉक की वो डोंगी पायर पर बंधी मिली थी। दूसरे, वो किनारे कैसे पहुंची थी वो जग विदित है। अब दो ही बातें मुमकिन दिखाई देती हैं। या तो कोई सीहॉक पर से डोंगी किया था, वहां से रुखसत हुआ, या ये काम उसने तैर कर किया। जैसे कि स्विम सूट में, छुट्टी का दिन हो, पिकनिक का माहौल हो और चिटकीली धूप निकली हुई हो। ऐसे में कोई नौजवान लड़की स्विम सेट पहने स्विमिंग का आनंद ले रही हो, कौन उसकी तरफ ध्यान देगा? कोई नहीं। तो फिर क्यों वो तैर कर अपने यार्ड से सीहॉक पर पहुंची नहीं हो सकती? पहुंची हो सकती है, बोला मैं, पहुंची नहीं बोला। थ्योरी हो सकने से भी चलती है अंकल। आगे चला। स्विम सेट वाली वो लड़की सीहॉक पर पहुंची। वहां उसने हत्या और आत्महत्या की वारदात का नज़ारा किया, सुसाइड नोट और मर्डर वेपन को ठिकाने लगाया, सीहॉक की एक डोंगी खोली, उसे खेते हुए पायर पर पहुंचाया ताकि ये लगता कि वो डबल मर्डर का केस था। उस डोंगे पर कातिल किनारे पहुंचा था और तैर कर वापस अपने यार्ड पर पहुंच गई। अंकल, अगर आप मेरी इस थ्योरी में कोई दमखम महसूस करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने उस लड़की को, मैग भटनागर को, सस्ते में छोड़ दिया। भोसले ने एक लंबी विचारपूर्ण हुंकार भरी। चेहरे पर व्यग्रता के बावली सुदेश अपने अंकल को निहारता रहा। मैं उससे फिर बात करूंगा। फिर भोसले निर्णायक भाव से बोला। सुदेश ने चैन की सांस ली। रघु शेट्टी की पत्नी ने अखबार पर से सिर उठाया और अपलक अपने पति की ओर देखा, जो कि खामोशी से बैठा डिनर कर रहा था। क्या है? शेट्टी तनिक विचलित भाव से बोला। पेपर देखा? देखा। देखा तुम्हारी सखी कैसे फेंक रही है। मेरी सखी? मेरी कौन सी सखी? अरे वो मुरुड वाली, भूल भी गए? दिव्या मेहता। और कौन? क्या कहना चाहती है उसके बारे में? मैंने क्या कहना है, मैं तो छापे में पढ़ रही हूँ। अरे क्या फिट हो गई पट्टी? छपाए वही आखिरी जनी थी जिसने उन दोनों को जिंदा देखा था। क्या हुआ? कत्ले केस में किसी को जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स तो वो कातिल होता है। क्या बकती है? क्यों, उसके कातिल होने के ख्याल से तुम्हारे अंदर में कहीं कुछ होता है? तुम पागल है? हजार बार कह लो, लाख बार कह लो, तुम्हारे कहने से तो नहीं हो जाने वाली। शेट्टी खामोश रहा। छापे में छपाए कि तुम्हारे मोडक साहब ने 5 बजे से पहले कोई चिट्ठी भेजनी थी, जो कि वो नहीं भेज सके थे। क्यों नहीं भेज सके थे? क्योंकि उस लड़की ने पहले ही उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया था। तो क्यों खामखा उस लड़के के पीछे पड़ी है? शेट्टी खींच कर बोला। अरे ना उसने कुछ किया और ना उसके खिलाफ कुछ है। तुम तो उसकी हिमायत करोगी। मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। बुढ़िया है और समझते हो कि चल जाएगी, बल्कि समझते हो चल चुकी है। तुम जो थके हुए थे तो तुम सो गए थे और वो कार चलाती रही थी। तुम्हारा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं था। तुमने तो उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। क्या कहने। और तस्वीर देखो कैसे छपी है उसकी छापे में। भली लड़कियां ऐसी तस्वीर खिंचवाती हैं, प्रेस फोटोग्राफर खींच लेते हैं। गिराबन में हाथ डाले तो 22 को भी वो ही खोल देते होंगे। तौबा। अब सच बोलो, मेरे को क्या हुआ था? सच में क्या हुआ था? खासतौर से ये बताओ कि उसके साथ मुरुड से मुंबई का सफ़र रात के 3 बजे करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मैंने तुझे पहले बताया है, वो ऐसा चाहती थी। क्यों चाहती थी? जाके उससे पूछ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो मेरा जवाब है कि मुझे याद नहीं कि तब क्या टाइम था। पहले तो याद था, पहले भी अंदाजन बोला था। वो तुम्हें आधी रात के करीब मिली थी, यही बोला था ना? हाँ शायद। लेकिन यहाँ तुम सुबह 7:30 बजे के भी बाद पहुँचे। रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी किया था और काफ़ी टाइम उसके वकील के ऑफिस पहुँचने के इंतजार में भी जाया हुआ था। वो ऑफिस में नहीं था?
इतनी सुबह सवेरे ऑफिस में कौन होता है? मुंबई पहुंचकर उसके घर में फ़ोन किया था तो वो तब ऑफिस में पहुंचा था। ब्रेकफास्ट कहाँ किया था? 24 घंटे खुलने वाले एक रेस्टोरेंट में किया था। क्या खाया था? तौबा! मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब तुम यहाँ पहुंचे थे तो तुम्हें भूख नहीं थी, इसलिए तगड़ा ही खाया होगा। ऐसा भी था तो क्या हुआ? मेरी बनाई कोई चीज़ तुम्हारी नाक नीचे नहीं आती। वहाँ वो फुलझड़ी साथ थी तो सब कुछ खाया होगा। कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो मज़े से ले लेकर खाया होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा टाइपराइटर कहाँ है? वहीं जहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मेरे ऑफिस में। और कहाँ? जाके देख ले। देखा मैंने तुम्हारा टाइपराइटर, वो तुम्हारा टाइपराइटर नहीं है। शेट्टी को जैसे सांप सूंघ गया। क्या बोला? ये बोला कि जो पोर्टेबल टाइपराइटर ऑफिस में पड़ा है वो नहीं है जो कि हमेशा तुम्हारे पास होता था। कैसे जाना? बस जाना। रोज़ दिखाई देने वाली किसी चीज़ में कोई तब्दीली आ जाए तो वो छुपती नहीं है, ख़ास तौर से किसी औरत की निगाह से। मुझे मुग़ालता है। वो वही मेरा टाइपराइटर है जो हमेशा नहीं है। तुम्हारे टाइपराइटर के कीबोर्ड के कुछ अक्षर घिसकर मिट गए हुए थे और कुछ धुंधला गए हुए थे। दूसरे तुम्हारे टाइपराइटर का रोलर नया था, शायद रिबन भी नया था। जो टाइपराइटर इस वक्त तुम्हारे ऑफिस टेबल पर पड़ा है उसके कीबोर्ड के तमाम अक्षर साफ पढ़े जाते हैं और रोलर काफ़ी पुराना है। ओहो! यानी कि मैं किसी और का टाइपराइटर उठा लाया। किसका? कहाँ से? कब? ध्यान नहीं। ज़रूर होटल में किसी से बदल गया होगा। होटल में? हाँ। अब असल बात आई ना जुबान पर। क्या असल बात? तुम उस लड़की के साथ होटल में थे, ये टाइपराइटर उसका है और तुम्हारा टाइपराइटर उस लड़की के पास है। खामखा उसके पास टाइपराइटर का क्या काम? तुम बताओ। उसके पास कोई टाइपराइटर नहीं था? छापे में एक पोर्टेबल टाइपराइटर की फोटो छपी है। साथ में छपा है टाइपराइटर उन दो हत्याओं का कुल युग है। वो मोडक साहब की यार्ड पर से बरामद हुआ है। उस लड़की ने ही टाइपराइटर वहाँ छोड़ा होगा। वो की वो ही हत्यारी है। तुम उसका टाइपराइटर उठा लाए और वो तुम्हारा ले गई। नॉनसेंस। अखबार में जिस टाइपराइटर की फोटो छपी है वो तुम्हारा है। नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारा है। देखो जरा अकल से काम लो। और क्या अकल से काम लो? अभी खुद तो कह के हटे हो कि तुम किसी और का टाइपराइटर उठा कर लाए थे। दिव्या मेहता का नहीं, ये उस लड़के का टाइपराइटर नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम कि नहीं है? क्योंकि क्योंकि हो नहीं सकता। इतना तो कबूल करते हो ना कि तुम्हारा नहीं है। मैंने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया था। अभी फिर देखूंगा, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि वो मेरा ही टाइपराइटर है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा टाइप करो, टाइपराइटरों के रोलर जल्दी ख़राब होते हैं। और मैं, तुम जानती हो कि बहुत टाइप करता हूँ। मुझे लंबी लंबी रिपोर्ट टाइप करनी पड़ती हैं, चिट्ठी पत्री करनी पड़ती है। टाइपराइटर पर किए जाने वाले और भी बहुत काम होते हैं। तुम तो जानती हो जानते हो कि तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो। एक सांस में कबूल करते हो कि टाइपराइटर तुम्हारा नहीं है और दूसरी में साबित करने लग जाते हो कि तुम्हारा ही है। अब छोड़ो ये किस्सा। मैं नहीं छोड़ने वाली। तू तो पागल है ही। तेरी माँ भी पागल थी जिसने तेरा नाम सुविधा रखा। शामत रखना चाहिए था, जहमत रखना चाहिए था, मुसीबत रखना चाहिए था। तुम सुना? मैंने सुना। तुम भी सुन लो। या तो साबित करके दिखाओ कि उस लड़के के साथ तुम किसी होटल में गुरचर्रे नहीं उड़ाते रहे थे, या फिर मैं मुरुट फ़ोन लगाती हूँ और वहाँ की पुलिस को बोलती हूँ कि उनके शहर में हुए डबल मर्डर से केस के सिलसिले में उन्होंने जिस टाइपराइटर की तलाश है वो मेरे पास है। तेरी मजाल नहीं हो सकती फ़ोन, ऐसा फ़ोन करने की। मैं करूँगी। मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अच्छा, इतनी दीवानी हो उसके कि उसके खातिर मेरा खून कर दोगे? अरे कमबख्त! तो क्यों नहीं समझती कि मैं एक बड़ी फीस के लिए इस एक बड़े केस पर काम कर रहा हूँ। अगर तू उनमें उसमें पंगा डालने की बाज नहीं आएगी तो सब चौपट हो जाएगा। क्या चौपट हो जाएगा? मेरा धंधा उखड़ जाएगा। इतनी महंगाई में एक बड़ी रकम हाथ से निकल जाएगी और लड़की हाथ से निकल जाएगी। हे भगवान! ठीक है, मैं गुमनाम चिट्ठी लिखती हूँ। तो ऐसा नहीं करेगी? नहीं करूँगी। और अगर मैं ऐसा कर भी चुकी हूँ तो? कर चुकी है। मैंने बोला अगर अगर, यानी कि
अभी नहीं कर चुकी है? अरे हाँ, मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? यही कि क्या हुआ था। क्या हुआ था? मैं टाइपराइटर के साथ सोलंकी एंड ढोलकिया सॉलिसिटर्स के ऑफिस में गया था। तब मैंने मिस्टर सोलंकी के प्राइवेट ऑफिस में जाते वक्त उसे रिसेप्शन पर छोड़ दिया था। वहाँ वहाँ से वापसी के वक्त ज़रूर मैं उन लोगों का वैसा ही कोई दूसरा टाइपराइटर उठा लाया था। मैं अभी यहाँ मौजूद टाइपराइटर ले के जाता हूँ, उसकी जगह अपना टाइपराइटर लेकर आता हूँ। वो उठ कर खड़ा हुआ। अभी का अभी जाता हूँ मैं। आप खाना तो ख़त्म कर लो। भूख नहीं, नहीं तो उड़ जाएगी। नहीं है और उड़ गई। नहीं है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखा रहे हो टाइपराइटर बदल के लाने की। जल्दी का ही काम है। वो वकील लोग ये ना सोचने लगे कि मैंने जानबूझकर उनका टाइपराइटर उठा लाया। इस वक्त इस वक्त उनका ऑफिस खुला होगा। वो लोग देर रात तक काम करते हैं। तो तुम्हें पक्की है कि ये दिव्या मेहता का टाइपराइटर नहीं है? हाँ, पक्की है। ठीक है, जाओ और अपना टाइपराइटर लेकर आओ और लाकर मुझे दिखाओ। तुम्हारी वापसी के वक्त मैं सोई भी हूँ तो मुझे जगह का टाइपराइटर दिखाना। जगा कर दिखाना, भले ही रात के कितने बजे हों। मुझे यकीन आ गया कि तुम अपना टाइपराइटर लौटा लाए हो, तो तब तुम्हें यहाँ वाला टाइपराइटर मिलेगा। क्या मतलब? वो टाइपराइटर एक बहुत खास जगह पर, जो कि तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगी, ताले में बंद है। समझो बड़े जासूस साहब। शेट्टी के मुंह से बोल न फूटा। अत्यंत उत्तेजित अत्यंत उत्तेजित चेतन ढोलकिया और सीनियर पार्टनर के ऑफिस में दाखिल हुआ। क्या हुआ? सोलंकी सबका ऐसा बोला। मसला हल हो गया डैडियो, ढोलकिया जोश से बोला। कौन सा मसला? हमारा मसला। वो मसला कि पहले कौन मरा था। क्या मतलब? मैंने अभी लॉ लाइब्रेरी में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन पढ़ा है, जिसका कंप्लीट रेफरेंस मैं नोट करके लाया हूँ। वो वो डिसीजन ऐसा है कि जिसकी तरफ किसी की तवज्जो ना गई, तुम्हारी भी। डैडियो, क्या कहता है वो डिसीजन, और वो डबल मर्डर पर कैसे लागू है? वो डिसीजन कहता है कि जब दो या दो से अधिक लोगों का एक ही वक्त में कत्ल होता है, तो उस वारदात का दर्जा प्लेन क्रैश जैसा, जहाज डूबने जैसा, तूफान आने जैसा, आगजनी जैसा, वार में हुई मौतों जैसा होता है। तो नहीं समझे? नहीं, घूंट जल्दी लगा लिया इसलिए? क्या कहना चाहता है? ऐसी वारदात में कानूनन उस शख्स को बाद में मारा माना जाता है जो कि उम्र में बड़ा है। उम्रदराज शख्स को करदरन कम शख्स से ज़्यादा देर जिया माना जाता है। अब वो समझे कि हम अब भी नहीं समझे छोटे। फिर सोलंकी ने फैलाता बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें स्थापित करने की जरूरत नहीं कि विलासराव मोटक से पहले वो राजा राव हमारा। उस डिसीजन के तहत जिसका कि तू रेफरेंस निकाल लाया है, ये अपने आप ही स्थित है कि ओल्डर पर्सन सर्वाइव्ड लॉन्गर देन द यंगर। ओल्डर यानी कि मोडक और यंगर यानी कि राजा राव। राजा राव पहले मरा, मोडक बाद में मरा। एग्जैक्टली exactly. यानी कि दिव्या मेहता सारी संपत्ति के कानूनी वारिस से स्थापित, और हमारे पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। ये तो वाकई बड़ा मसला हल हो गया, बशर्ते कि सोलंकी टिटका उसके हम माथे पर बल पड़े। बशर्ते कि क्या? हमारे पीडी ने कोई पंगा ना कर दिया हो। उसकी उसने क्या किया होगा? रघु शेट्टी हमारा पीडी, हमारा ट्रबल शूटर है। उसका काम हमारे ट्रबल को शूट करना है। हमारी मौजूदा ट्रबल ये था कि हम कोई ऐसा जरिए चाहते थे कि जिससे ये जाहिर होता कि राजा राव पहले मारा था, जबकि क्योंकि दिव्या के हत्या सारा माल उसी सूरत में लग सकता था। मौकाया वारदात के हालात इस बात की चुगली करते थे कि पहले मोडक मारा था और फिर राजा राव मरकर उसके ऊपर गिरा था। शेट्टी इस बात से वाकिफ था। अब मुझे ये चिंता सता रही कि हमें हमारा पसंदीदा नतीजा निकाल कर दिखाने के जुनून में उसने हालात की तर्जुमानी को उलटने की कोशिश न की हो। उलटने की यानी कि ये जाहिर करने की कि पहले राजा राव हमारा। हाँ, तो क्या हुआ? यही तो हम चाहते थे।
पहले चाहते थे पहले चाहते थे, जबकि वो तेरे वाला कानूनी नुक्ता हमारी जानकारी में नहीं था। उस नुक्ते की हमें पहले जानकारी होती तो हमारा मतलब तो पहले अपने आप ही हल था, तो हमें रघु शेट्टी की खिदमत की ज़रूरत ही नहीं थी। अब हमारी खातिर रघु शेट्टी ने मौका या वारदात पर अगर कोई ऐसा सबूत प्लांट किया होगा जो कि जाहिर करता है कि राजा राव पहले मरा था, और पुलिस किसी तरीके से ये जान गई हो कि वो सबूत प्लांट किया गया था, तो शेट्टी की वो करतूत ही हमारा केस कमज़ोर कर देगी। शेट्टी शेट्टी की करतूत अपने आप में बात को कबूल इस बात का सबूत होगी कि असल में मोडक पहले मारा था और वो फर्जी सबूत प्लांट करके इस हकीकत को उलटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तभी किसी का काम तभी किसी का काम है जब ये साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो कि पहले कौन मरा। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने की सूरत में वो डिसीजन हमारे किसी काम का नहीं। ओह, मौजूदा हालत में, जबकि कानून हमारे हक में है, शेट्टी का अपनी कोशिशों में फेल हुआ होना, नाकाम हुआ होना हमारे लिए मुफीद है। दुआ करो कि हमारे ट्रबल्स को शूट करने के लिए उसे अपने को कोई कलाकारिता न दिखाई हो। कोना कोना आइसलैंड के करीब पहुंचते मिनी चेस जहाज जैसे स्टीमर के ऊपरी डेक पर इंस्पेक्टर आनंद भोसले, शोभा और सुदेश मौजूद थे। भोसले ने अपनी जेब में से एक लंबा लिफाफा निकाला और उसका मुआयना करने लगा। ये वही लिफाफा है ना अंकल? सुदेश बोला, जो सुबह सवेरे कुरियर से पहुंचा था। कैसे मालूम? भोसले बोला, कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनी होगी। हाँ, उसी ने मुझे सोते से जगाया था। फिर मैंने आपका कौन है कहते सुना था, और जवाब में बाहर से आती आवाज़ को कुरियर सर्विस कहते सुना था। वही है। आप पढ़ नहीं चुके ये लेटर? पढ़ चुका हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ। उसने लिफाफे में से चिट्ठी निकाल कर खोली और उसका रुख यूं करके उसे पढ़ने लगे कि उसके आजू बाजू बैठे शोभा और सुदेश भी उसे पढ़ पाते। चिट्ठी इंग्लिश में थी, टाइप की गई थी, और उसका भाव था, अगर आप कथित यार्ड मर्डर केस के हत्यारों का पता लगाना चाहते हैं तो पहले ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इतवार रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्या मेहता कहाँ थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि इस केस को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। आप ये पता लगा लें तो इस बाबत अखबार में खबर छपवाएं कि वो लड़की उस वक्त के दौरान फला जगह पर थी और फला शख्स के साथ थी। उसके बाद आपको मेरी दूसरी चिट्ठी मिलेगी जो आपको एक चौंका देने वाले सबूत को सुराग देगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि आप ऊपर लिखे काम को कामयाबी से अंजाम दे चुके होंगे और उसकी बाबत अखबार में छपवा चुके होंगे। चिट्ठी न किसी को संबोधित थी, न नीचे किसी के हस्ताक्षर थे। पढ़ ली? भोसले ने पूछा। दोनों के सिर सहमति में हिले। क्या समझा? किसी औरत ने लिखी जान पड़ती है, शोभा बोली। कैसे जाना? चिट्ठी का सारा मिजाज ही ईर्ष्या से भरा है। ये किसी हसद की मारी ऐसी औरत का कारनामा है जो कि अपने पति के चरित्र पर शक करती है, जो दिव्या मेहता से उसका अफेयर समझती है। इतवार रात जिसका पति घर नहीं था और किसी तरीके से उसे शक था, रात 12 से 3 बजे तक वो दिव्या मेहता के साथ था। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? पता लगाने का कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। उसने किसी चौंका देने वाले सबूत का भी जिक्र किया है। वो क्या होगा? वो तुम्हारी रुचि बनाए रखने के लिए वैसे पट्टा मार दिया होगा। फिर वो सुदेश की तरफ घूमा। तू क्या कहता है छोकरे? मेरा भी ये ख्याल है कि ये किसी जेलस वूमन की चिट्ठी है, सुदेश बोला। और चिट्ठी पत्री का उससे कोई खास तजुर्बा नहीं, क्योंकि इसमें कई गलतियां हैं। कुछ उसने मिटाकर ठीक की हैं और कुछ किया तो उसने परवाह नहीं की।
ये उसे मालूम ही नहीं होगी कि वो गलतियाँ हैं। कई जगह गलत टाइप हो गया, अक्षर के ऊपर ही दूसरा अक्षर ठोक ठोक दिया गया था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। फिर टाइपराइटर की अलाइनमेंट भी खराब है। एस हर हर जगह ज़रा ऊंचा टाइप हुआ है। ए तिरछा है। एन का इम्प्रेशन ठीक नहीं आया है। और क्या? अंकल एक एक नेत्र फैलाकर उत्तेजित भाव से बोला, क्या हुआ? यकीन नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्या बक रहा है अंकल? आपके हाथ में ये चिट्ठी नहीं, केस का एक बहुत बड़ा क्लू है। तौबा, ये लड़का तो पागल हो गया है। इस चिट्ठी का टाइप उस कार्बन कॉपी से हूबहू मिलता है जो मकतूल मोडक ने रिकॉर्ड के लिए अपनी टिप्पणी के साथ अपने वकीलों को भेजी थी। क्या? ये चिट्ठी जो इस वक्त आपके हाथ में है, उसी टाइपराइटर पर टाइप की गई है जो कि शनिवार को सानिया रायजादा ने सी होक पर मोडक की चिट्ठियां टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया था। कई क्षण भोंसले के मुंह से बोल न फूटा। वो कभी हाथ में थमी चिट्ठी को तो कभी सुदेश के मुंह को देखता रहा। उस चिट्ठी की? फिर वो धीरे से बोला, फोटो स्टेट अभी मेरे पास है, देखता हूँ। उसने सोलंकी एंड ढोलकिया को भेजी गई मोडक की चिट्ठी की कार्बन कॉपी को फोटोस्टेट कॉपी जेब से निकाली और उसके हाथ में थमी चिट्ठी का मिलान किया। दोनों चिट्ठियां एक ही टाइपराइटर पर टाइप की गई हैं। फिर उसने कबूल किया। और वो टाइपराइटर, सुदेश बोला, किसी करिश्माई तरीके से गुमनाम चिट्ठी लिखने वाले के कब्जे में पहुंचा हुआ है। ये गुमनाम चिट्ठी आई कहाँ से? मुंबई से। चिट्ठी कुरियर से आई थी। लिफाफे पर उस कुरियर कंपनी का भी नाम दर्ज होगा जिसके पास ये बुक कराई गई थी। है ब्लेस फ्लैश कुरियर्स, बाय खाला, मुंबई। फिर तो मुझे नहीं लगता कि चिट्ठी लिखने वाले को तलाश कर लेना बहुत मुश्किल काम होगा। देखेंगे। स्टीमर अपनी मंजिल पर पहुंचा। वो तीनों आइलैंड पर पहुंचे। मिसेस पोज खाना वाला का 5 नंबर कॉटेज उन्होंने बड़ी सहूलियत से तलाश कर लिया। मिसेस पोज खाना वाला तब तक पुणे से लौट आई हुई थी। भोसले ने उसे अपना परिचय दिया जिससे वो काफ़ी प्रभावित थी और अपनी आमद का मकसद बयान किया। मैं उन लोगों से वाकिफ़ नहीं। वो बोले, मेरा लड़का पुणे में रहता है जो कि उन्हें जानता था। वही मेरे को बोला कि 2 दिन की पिकनिक के वास्ते कॉटेज उस पार्टी के देने का था। मैंने दिया। सारा? भोसले ने पूछा। नो, खाली ड्राइंग रूम, किचन और एक बेडरूम। इधर 3 बेडरूम और हैं जो कि लॉक्ड थे। आप यहाँ नहीं थी, इसलिए यहाँ उन लोगों का वक्त कैसे क्या करने में बीता इसकी जो आपको कोई खबर नहीं होगी। थोड़ी बहुत थी। वो कैसे थे? वो कैसी थी? मेड थी ना इधर? ओ, मेड थी। हाँ, वो यहीं रहती है। हाँ, इधर सर्वेंट क्वार्टर है जो कि उसको दे के रखा है। वो यहीं रहती है तो उसे तो पीछे की सब खबर होगी। यस। अभी वो कहाँ है? यहीं है। ज़रा बुलाइए तो प्लीज़। उसने मेड को बुलाया। वो एक नौजवान लड़की निकली जो सूरत से गुहानी जान पड़ती थी। मिसेस पोस्ट खाना वाले ने उसे समझाया कि मेनलैंड से पुलिस ऑफिसर आया था जो कि उससे कुछ पूछना चाहता था। पुलिस के नाम पर वो भयभीत दिखाई देने लगी। डरो नहीं, बॉस ने उसे आश्वासन दिया। मामूली पूछताछ है। वो खामोश रही। क्या नाम है तुम्हारा? कार्मिला। गोवानी हो? हाँ। वीकेंड पर यहाँ एक पार्टी पहुंची थी। एक औरत, एक मर्द। मर्द का नाम कुणाल कामत था और औरत का नाम मीनाक्षी राव था। दोनों भाई बहन थे। तफरीहन यहाँ पहुंचे थे स्पीड बोट पर। याद आया? उसने सहमति में सिर हिलाया। कब पहुंचे थे? शनिवार दोपहर दोपहर के करीब। दोनों का हुलिया बयान कर सकते हो? हाँ। उसने ऐसी दक्षता से हुलिया बयान किया कि शक की कोई गुंजाइश न रही कि वीकेंड पर उसे कॉटेज में रहने के लिए पहुंचे 2 जने कुणाल और मीनाक्षी ही थे। बाय द वे, मेड एक बोली, मैं मैडम की एक चीज पीछे रह गई है। क्या? तैराकी की पोशाक, स्विम सूट। कहाँ है? मेरे क्वार्टर में। लेके आऊँ? हाँ प्लीज़। वो स्विम सूट वो लेकर आई। वो
रबड़ का था और वन पीस था। उसके अगर भाग में समुद्र का मछलियों का और उड़ते बगुलों का दृश्य अंकित था। भोसले ने स्विम सूट उसके हाथ से लेकर उसका मुआयना किया और उस शोभा को दिखाया। रबड़ का है, शोभा बोली, जिस पर जिस पर सेकंड स्किन की तरह फिट आता होगा। रबड़ का है, शोभा बोली, जिसम पर सेकंड स्किन की तरह फिट आता होगा। भोसले ने सहमति में सिर हिलाया और फिर मेड से वो संबोधित हुआ। कहाँ मिला था? बाथरूम में, मेड बोली, शावर पर टंगा हुआ था। ये पक्की बात है कि छोड़ा शनिवार वाली पार्टी नहीं था। हाँ, उनके आने से पहले ये वहाँ नहीं था। इसे हम ले जाएंगे। कोई ऐतराज? मेड अपनी मालिक की तरफ देखा। मिसेज पोज खाना वाले ने सहमति में सिर हिलाया। क्यों लेके जाना मांगता है? फिर पूछा। हम लोग उन्हें जानते हैं, मैडम को लौटा देंगे। ओह, देन यू मस्ट। थैंक यू। फिर भोंसले यूं ठिठका जैसे उसे एकाएक कुछ याद आया हो। उसने जेब से अखबार की एक कटिंग निकाली जिस पर किसी मीनाक्षी राव की तस्वीर छपी हुई थी। उसने तस्वीर मेड के सामने की और पूछा, यही वो मैडम है ना, जिनका ये सूट है? मेड तस्वीर पर निगाह डाली, फिर निसंकोच सहमति में सिर हिलाया। दिस सीम्स टू बी एन न्यूज़पेपर पिक्चर, मिसेज पोश खाना वाला बोली। यस मैडम। पेपर में क्या छापा? आप अखबार पढ़ती हैं? यस, एवरी मॉर्निंग। उसमें मुरुड में हुए डबल मर्डर की खबर आपने पढ़ी होगी, जिसे कि अखबार वालों ने यार्ड मर्डर केस के नाम से मशहूर किया हुआ है। यस। जिन दो साहबान का मर्डर हुआ था उनमें से एक का नाम एन शिवा राजा राव था। यस, आई विल रिमेंबर। उस मैडम का मीनाक्षी राव का जो अपने भाई के साथ यहाँ ठहरी हुई थी, हस्बैंड था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा ट्रेजिडी हुआ पुअर गर्ल के साथ। गॉड सब पर मेहरबान नहीं होता। वो खामोश रही। भोसले फिर मिड की तरफ आकर्षित हुआ। वो लोग इतवार को यहाँ से गए थे? उसने पूछा। मैडम ने सहमति में सिर हिलाया। कब? शाम को। शाम को कब? 6:30 के करीब। उनके यहाँ पहुँचने और यहाँ से जाने के दरमियान कोई ख़ास बात हुई थी? मेड ने कुछ क्षण सोचा और फिर मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो मालकिन की तरफ घूमा। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ आमद की बाबत किसी से जिक्र न करें। आई वोंट इफ यू से सो। मेड को भी समझा दीजिएगा। आई विल। थैंक यू। वो यहाँ से रुखसत हुए। वापसी के रास्ते में शोभा बोली, स्विम सूट देखकर तुम्हारी शक्ल बड़ी संजीदा हो गई थी। ऐसा क्यों? इतवार सुबह जब मैं सीओक पर मौका वारदात पर पहुंचा था तो डेक पर पानी से तरबतर 3 जने मौजूद थे। एक दिव्या माता जिसे डूबने से बचाया गया था, दूसरा मानक मोइले जिसने डूबने से बचाया था, तीसरी महक भटनागर जिसने मोइले की मदद की थी। तब दिव्या मेहता और मानक मोइले नॉर्मल पहरावे में थे, लेकिन महक भटनागर स्विम सूट पहनी थी और वो स्विम सूट हौसले का स्वर एक नाटकीय उठा यही था जो इस वक्त मेरे हाथ में है। थाने में इंस्पेक्टर भोसले ने अपने मातहत सब इंस्पेक्टर को तलब किया। वो लड़की महक भटनागर, उसने पूछा, पहुंची? अभी नहीं साहब, सब इंस्पेक्टर दबे बोला, लेकिन आती होगी। NSI सुहाने उसे खुद लिवाने गया है। जरा हवलदार नायक को बुलाओ। अभी साहब। हवलदार नायक के साथ SI दवे वापस लौटा तो भोसले ने SI को डिसमिस कर दिया। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया तो वो हवलदार की तरफ घूमा। मैंने तेरा लिहाज किया, वो दवे को यहाँ से भेज दिया। भोसले सख्ती से बोला। जी, उन्होंने तेरी फजीयत वो अपनी आंखों से देखा था। साहब क्या कह रहे हैं? इतवार रात को सीहॉक के नाम के यार्ड पर तू गार्ड ड्यूटी पर था? हाँ साहब। कितने में बिका? साहब, अपनी ड्यूटी के दौरान आधी रात को किसी को यार्ड पर आने देने के एवज में कितनी रिश्वत खाई? हवलदार के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, वो फिर हिम्मत करके बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा टाइम खोटी नगर, 1 मिनट में
अपने करतूत का खुलासा कर, वरना ऐसी डंडा परेड कराऊंगा कि क्या अभी किसी को मुजरिम की हुई होगी। बोल कौन था जो जिसके लिए उस रोज आधी रात को तूने गैंगवे के दरवाजे पर खड़ा पुलिस का ताला खोला, दरवाजे पर जड़ा पुलिस का ताला खोला। साहब कोई अखबारची था, एक्सक्लूसिव न्यूज़ निकालना मांगता था, इसलिए बोला। मौका या वारदात का मुआयना करना मांगता था। क्या नाम बोला? कुछ तो बोला था पर मैं भूल गया। पेपर कौन सा था उसका? पेपर का तो नाम पेपर का तो नाम वो बोला नहीं। बढ़िया हुलिया बयान कर। उसने उसने किया। खाली मौका या वारदात का मुआयना किया उसने, वहाँ कोई छेड़खानी की होगी? बिल्कुल भी नहीं साहब, मैं बराबर उसके साथ था, हर घड़ी। बस खाली 2 मिनट को उसके लिए किचन से एक गिलास पानी लेने गया था। वहाँ वो खाली हाथ पहुँचा था? नहीं साहब, एक चौकोर बॉक्स था उसके हाथ में, तो मैं पानी लेने भेजकर जिसे उसने खोला था और मौका वारदात पर पड़ा टाइपराइटर तब्दील कर दिया था। हवलदार के मुंह से न बोलना फूटा। प्रत्यक्षता उसे ऐसे किसी वाकये की खबर नहीं थी जो अब उसे सुझाया गया था, तो उसका दम निकल रहा था। क्या मिला? उसने उत्तर न दिया तो बेचैनी से पहलू बदलता निगाहें चुराने लगा। क्या मिला? हौसले कैर भरे लहजे में बोला। कितने में मुंह काला किया। 2,000 साहब, खता हो गई। रहम कीजिए साहब, मेरे 5 बच्चे हैं। जमीर का सौदा करके आत्मा शैतान के पास गिरवी रख ले। जमीर का सौदा करके आत्मा शैतान के पास गिरवी रख के औलाद पालने वाले के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं। तेरे को अभी सस्पेंड किया जाता है, आगे डीएसपी के एक्शन का इंतजार कर। साहब साहब रहम, दफा हो जाओ। भारी कदमों से वो वहां से रुखसत हुआ। वो अभी दरवाजे पर ही था कि मैक भटनागर ने बुनबुनाते हुए भीतर कदम रखा। काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आप अपने पुलिस ऑफिसर होने का। वो सर्द स्वर में बोले। भिखारी, काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आप अपने पुलिस ऑफिसर होने का। वो सर्द स्वर में बोले। बिराजिए, मौसले मुस्कुराता हुआ बोला। आपको तो मेरे औरत होने तक का लिहाज नहीं है। वो धम से कुर्सी पर ढेर हुई। हर छोटी मोटी बात के लिए मुजरिमों की तरह थाने में पेश होने का हुक्म दंड ना देते हैं। बात तो आपने छोटी कहा, तो मोटी भी कहा। समझिए कि वो जो आपके लिए छोटी है वो हमारे लिए मोटी है। आप मजाक कर रहे हैं। भोसले बड़े शिष्ट भाव से हंसा। मेरा पर्सनल और प्राइवेट वार्डरोब को क्यों आप पब्लिक स्क्रूटनी के आइटम बनाना चाहते हैं? क्यों आपको मेरे स्विम सूट में दिलचस्पी है? कभी स्विम सूट नहीं देखा आपने? देखा, इस इतवार को ही देखा। आप ही के जिस्म पर देखा। हाँ, तो मन नहीं भरा, फिर देखना चाहते हैं। रबड़ का था ना? था तो क्या हुआ? बैग लग बैग लग गया उसके पहनने पर। जिस था तो क्या हुआ? बैन लग गया उसके पहनने पर, जिसकी कि मुझे खबर नहीं लगी। उस पर समुद्री लहरों का, उस पर किलोल करती मछलियों का, सतह पर उड़ते बगुलों का डिजाइन था। एक बगुले की चोंच पानी में थी और उसमें एक मछली फंसी हुई दिखाई गई थी। इस आखिरी बात को इस आखिरी बात की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। आपके ख्याल से आपके कत्ल के केस का हल हल बगुलों से निकलेगा, मछलियों में से निकलेगा या लहरों में से निकलेगा? अब आप मजाक कर रही हैं। हाकिम से मजाक करने की मेरी मजाल नहीं हो सकती। वैसे कितने स्विम सूट हैं आपके पास? एक ही है, जो कि शुक्र है। वो कैसे? ज़्यादा होते तो आप कहते कि मैं जमाखोर हूँ और इल्ज़ाम लगाते कि मैं उनकी ब्लैक करती हूँ। वो स्विम सूट इस वक्त कहाँ है? यार्ड पर मेरे वार्डरोब में है, जहाँ कि हमेशा होता है। अभी भी
अभी भी वहीं होगा? मैंने बोला ना हमेशा होता है। हमेशा में क्या अभी शामिल नहीं है? है। अभी हम यार्ड पर चलकर स्विम सूट पर एक निगाह डाल सकते हैं। बस एक ही निगाह? जी हाँ। तो जाइए डालिए। मेरी गैर हाजिरी में आप उसका ज़्यादा बढ़िया नज़ारा कर सकेंगे। मैं आपको यार्ड की चाबी दे देती हूँ। आपका साथ होना ज़रूरी है मैडम। वो क्यों? क्योंकि मैं स्विम सूट आपके जिस्म पर देखना चाहता हूँ। ओहो, तो अब आई असल ख्वाहिश आपकी ज़ुबान पर। इसमें ख्वाहिश वाली कोई बात नहीं है। आप भूल रही हैं कि इस इतवार सुबह आप एक लंबा अरसा से वो स्विम सूट पहने मेरी निगाह में थी। सिर्फ आपकी निगाह में नहीं, बहुत लोग थे वहाँ। इसलिए प्राइवेट नज़ारे का जो अरमान आप तब से अपने मन में संजोए हैं उसे आप पूरा करेंगे। मैंने ठीक कहा? नहीं ठीक कहा। आपको ऐसा कोई अंदेशा है तो मैं एक लेडी कांस्टेबल के साथ लेकर चल सकता हूँ, जो साहब का हुक्म होने पर आंखें बंद कर लेगी। हुक्म हुक्म में ही भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही साहब का मिजाज समझ जाएगी। और अब आप मेरे सबके सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही कर रहे हैं। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। बगल के कमरे में मेरी बीवी मौजूद है। मैं उसे साथ लेकर चलने को तैयार हूँ। मुझे क्या मुझे क्या पता मुझे क्या पता आपकी अपनी बीवी है, बीवी से कैसी पटती है। मैं अभी हाजिर हुआ। वो उठकर बगल के कमरे में पहुंचे, जहां बंद दरवाजे के पीछे शोभा और सुदेश मौजूद थे। उसे देखते ही शोभा जोर से हंसी। अच्छे थानेदार, वो बोली, एक लड़की पर पेश नहीं चल रही। चला नहीं रहा, वो बोला। तुम्हारी मौजूदगी की वजह से, वरना घसीटता वो यार्ड तक ले जाता और डंडे से अपने हुक्म की तालीम करवाता। तुम सुन रही थी? इस वजह से मुझे उसकी चबर चबर झेलनी पड़ रही है। वो संजीदा हुई। वो वो स्विम सूट हम कोना कोना आइलैंड से लाए हैं, वो बोली। उसे दिखाकर सीधे ही उसने उससे पूछ लिया होता कि क्या वो उसका था, वो साफ मुकर जाते। मुनासिब तरीका यही था कि जो मैंने पकड़ा था, अगर वो यार्ड पर अपना स्विम सूट निकाल कर दिखा देती तो मुझे मानना पड़ता कि हमारे पास वाला स्विम सूट उसका नहीं था। और मेड कार्मेला को उस बाबत कोई मुगालता लगा था। न दिखा पाती तो स्विम सूट में मैं उसे दिखाता और चैलेंज से सवाल करता कि वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कोना आइलैंड पर कैसे पहुँच गया था। लेकिन वो तो समझ रही है कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ और बदले में मेरी हौसला अफजाई करती जान पड़ती है। इसलिए घबरा के यहाँ चले आए। चुप करो अंकल, सुदेश बोला। स्ट्रेटजी तो वो ही ठीक थी जिसे कि आप फॉलो कर रहे थे। मालूम है लेकिन मैं मा, मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बदले में वो कोई अपनी स्ट्रेटजी लगाने लग जाएगी और मुझे अपनी बीवी और भांजे से शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब हैं तो क्या करें, शोभा बोली। साथ चलो। SHO साहब का सारा रौब गारत हो जाएगा। बाढ़ में गया रौब। औरत पर क्या रौब चलाना। डंडा परेड कर दो अंकल, सुदेश बोला। पागल हुआ है? बड़े रुतबे और रसूख वाली औरत है। कोराम खड़ा कर देगी, मेरी ही डंडा परेड हो जाएगी। हम साथ चलते हैं, वो शोभा बोली। घरेलू माहौल बन जाएगा और तुम्हारा थानेदार होते हुए भी शरीफ गृहस्थ होने का उस पर सिक्का जम जाएगा। वो समझ जाएगी कि उसने गलत समझा था। तुम पर लाइन मार रहे थे तुम उस पर लाइन मार रहे थे, ठीक है। यकीन नहीं आता, सुदेश बोला, कि हिंदुस्तानी पुलिस का थानेदार ऐसा भी हो सकता है। छोकरे, भोसले फुफकारता वो सब बोला। अपनी खैरियत चाहता तो चुप कर। सुदेश ने मजबूती से होंठ भींच लिए। सब जने प्रिंसेस 2 पर पहुंचे।
स्विम सूट पहनकर दिखाना क्यों ज़रूरी है? डेक पर मैक भटनागर बोले। ताकि ये तस्दीक हो सके, भोंसले बोला, कि वो आपको फिट आता है। मेरा सूट मुझे फिट नहीं आएगा, यही देखना है। आप एक्सपर्ट हैं इन बातों के, है तो बाकी कपड़े भी पहन कर दिखाऊंगी। आप बताइए कि कौन सा फिट आता है, कौन सा नहीं आता। वो खिदमत मैं कर दूंगी तुम्हारी, शोभा बोली। वो हड़बड़ाई। फिर उसने शोभा की तरफ पीठ फेर ली और भोंसले से बोली, चेंज तो प्राइवेसी में करने दोगे या वो काम भी आपके सामने करना होगा? जैसा चाहोगी हो जाएगा, पीछे से शोभा बोली। आइए आप लोग, मैं उगड़े सर में बोली। सब लोग कैप्टन के केबिन पहुंचे। आप यहाँ बैठिए, वो बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। भोंसले ने सहमति में सिर हिलाया। वो निचले केबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद स्विम सूट पहनकर वो वापस लौटी। हूबहू वैसा ही लहरों, मछलियों और बगुलों वाला सफ़ेद स्विम सूट। स्विम सूट में महक भटनागर फैशन मॉडल्स की तरह हिलती डुलती उनके सामने पेश हुई। अब क्या हुक्म है? फिर वो बोले, कोई हुक्म नहीं। अपनी निराशा पर भरकस छुपाता भोंसले बोला, जहमत का शुक्रिया मैडम। क्या? वो नकली हैरानी जारी करती बोले, लहरें नहीं गिनेंगे, मछलियों की आंखों का रंग नहीं देखेंगे, बगुलों की चोंच की लंबाई नहीं नापेंगे? मैं तो समझती थी कत्ल के हल तक पहुंचने के लिए इन बातों की पड़ताल बहुत ज़रूरी होती है। हौसले खामोश रहा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, सुदेश से एक एक बच्चा का होती है, लेकिन हाकिम अगर शादीशुदा और बीवी के साथ हो तो उसको ये पड़ताल भारी पड़ती है। वो आगे बढ़ा। आप ये पड़ताल मुझे करने का मौका दीजिए, ये बच्चों का काम नहीं है। वो झुंझलाई। आपको क्या पता, पहले काम देखिए और फिर फैसला कीजिए। अरे तुम ज़रा टिक के खड़ी हुई है, मैं 1 मिनट में आपको फारिग कर दूंगा, खुद भी फारिग हो जाऊंगा। उसने सिर्फ महक से 4 इंच दूर आंखें ले जाकर सूट का मुआयना किया और चौतरफा मुआयने के लिए महक की परिक्रमा भी की। एक बार उसने बगल में सूट में उंगलियां सरकाने की कोशिश की तो महक ने उसका हाथ झटक दिया। काबू में रहो, काबू में, वो तमक कर बोले। पुलिस ऑफिसर के साथ हो इसलिए मैंने तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, वरना ठीक कर देती। सॉरी, सुदेश होंठों से बुदबुदाया। लेकिन फिर उसने पीछे जाकर गर्दन से नीचे स्विम सूट की में उंगलियां सरकाई। उसने उसका हाथ फिर झटका और गुस्से में बोली, बाज आओ, आखिरी बार कह रही हूँ, आखिरी बार सॉरी। हो गई पड़ताल? हाँ, थैंक यू। वो घूमी और वहाँ से बाहर निकल गई। सुदेश, शोभा ने झिड़का, ये क्या हरकत थी? कोई हरकत नहीं थी, सुदेश सहज भाव से बोला। हरकत ही मैं हूँ ही नहीं, होता तो हरकत आप लोगों के सामने करता। तो फिर पड़ताल की थी, व्यापक पड़ताल के लिए कई कुछ करना पड़ता है। करने दिया तो नहीं उसने, आपको क्या मालूम? अच्छा, अब चलें? भोसले ने सहमति में सिर हिलाया। सब बाहर को बढ़े। स्विम सूट तो उसे बिल्कुल फिट था, शोभा बोली। हाँ, भोसले बोला, हाथ में दस्ताने की तरह। अब आइलैंड वाले सूट की बाबत क्या कहते हो? क्या कहूँ, सिवाय इसके कि वो मेरे एक बड़ा पत्ता पिट गया। इंस्पेक्टर भोसले अपने आवाज़ के ड्राइंग रूम में शोभा की बगल में सोफे पर बैठा हुआ था और दोनों टीवी देख रहे थे। कई दिनों बाद वो इज्जतदार टाइम पर थाने से घर लौटा पाया था, बिना भगदड़ के इत्मीनान से। उसने डिनर किया था और अब कोई कहर भी नहीं टूट पड़ता तो अगली सुबह तक थाने में उसकी हाजिरी दरकार नहीं थी। प्रोग्राम के बीच में कमर्शियल ब्रेक आया तो शोभा ने चिंतित भाव से बोली, सुदेश पता नहीं कहाँ चला गया, लौटा ही नहीं अभी तक, आ जाएगा। हौसले लापरवाही से बोला, आजकल उस पर क्राइम फिक्शन के सूरमा हीरो को लोगों का साया आया हुआ है, उसी सिलसिले में कहीं भटक रहा होगा, आपको उसे टोकना चाहिए। ठीक है, आने दो, लेकिन आप कहाँ टोकेंगे उसे? आप तो उसे शय देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ज़हीन लड़का है, किसी जहनी काम में दिल लगा रहा है, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, मुझे फिक्र होती है। अरे आ जाएगा, मुरुटू में सबको पता है कि थानेदार का भांजा है, किसी की मजाल नहीं कि उसके साथ कोई बदसलूकी करने की। तो खामोश रही। मेरा टीवी में दिन नहीं लग रहा, भोसले एक बोला। क्यों? वो स्विम सूट वाली उल्टी पड़ी पड़ी अभी
भी नहीं भूल रही है। छोड़ो, अगर वो स्विम सूट उसके पास था तो उसने इतना ड्रामा क्यों किया? हील हुज्जत में इतना टाइम क्यों जाया गया? मैं अभी भी कहती हूँ कि वो तुम्हें लाइन मार रही थी। वो ऊपर से नखरे दिखा रही थी, लेकिन दिल चाहते थी कि उसकी आर्ट पर उसके साथ तुम अकेले पहुंचते। उसके उस अभियान को हवा तो तब सरकी थी जब उसे पता चला था कि मैं तुम्हारी बीवी बगल में कमरे में मौजूद थी और वहाँ सब सुन रही थी। तब कहीं जाकर उसने अपनी मुनहार छोड़कर झुंझलाहट जाहिर करनी शुरू की थी और तभी फ़ोन की घंटी बजी। भोसले ने करीब पड़ा कॉर्डलेस फ़ोन उठाकर कान से लगाया। तत्काल उसके चेहरे पर पहले विस्मय के और फिर क्रोध के भाव परिलक्षित हुए। आशंकित शोभा उसके मुंह को देखती रही। क्या बात है? सस्पेंस भरे स्वर में बोली। भोसले ने उसे हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया और फोन सुनता रहा। शोभा बेचैनी से पहलू बदलती रही। आखिरकार भोसले ने फोन रखा। क्या बात है? शोभा ने पहले ज्यादा सस्पेंस भरे स्वर में अपना सवाल दोहराया। दूसरे की औलाद की जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल काम है, ये बात है। सुदेश की बात कर रहे हो? क्या हुआ उसे? खैरियत तो अब है, बाकी मेरे थाने पहुंचने पर ही जाएगी। थाने जा रहे हो? हाँ, फौरन। तुम तो कहते थे कि हाँ, कहता था। आइंदा कभी मेरी बात पर विश्वास न करना। अब कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? एक फीमेल इम्पर्सटेनर गिरफ्तार करके थाने लाया गया है। कौन? बहुरूपिया औरत की पोशाक में मर्द। बस इतनी सी बात? तो तुम कहते थे कि कोई कहर ही टूट पड़ पड़ता तो तुम सुबह से पहले थाने जाते। शोभा, वो बहुरूपिया हमारा मुअज्जिल मेहमान मिनी शायरलॉक होम्स, तुम्हारी बहन का फर्जंदे आलम सुदेश शिंदे। देवा रे देवा। मैं जाता हूँ, मैं साथ चलूंगी। बेकार जहमत करोगी, मैं संभाल लूंगा। मैं चलूंगी। ठीक है, चलो। दोनों थाने पहुंचे। एक एक कंबल में लिपटे सुदेश शिंदे को उनके सामने पेश किया गया। वो हवलदार उसे वहां लाया। भोंसले के इशारे पर उसने कंबल खींच लिया और फिर कंबल के साथ वहां से रुखसत हो गया। दोनों पति पत्नी के मुंह बाय सुदेश की तरफ देखा, जो साफ साफ शर्मिंदा जान पड़ रहा था। बार बार पहलू बदल रहा था और निगाह नहीं मिला पा रहा था। उसके जिस पर लहरों, मछलियों, बगलों वाले सफ़ेद वन पीस रबड़ स्विम सूट के अलावा कुछ नहीं था। लानत है, हौसले के मुंह से निकला। डबल भौचक्की से शोभा बोले। मेरे कपड़े? सुदेश सिर झुकाए बोला। चोरी हो गए? कैसे चोरी हो गए? हौसले से गुस्से से बोला। किसी ने पिस्तौल दिखा के उतरवा लिए? ऐसा तो नहीं था। उतारे तो बीच पर मैंने खुद ही थे। किस लिए? ये जानना स्विम सूट पहनने के लिए? ये जनाना स्विम सूट पहनने के लिए? मेंटल है तो? उस लड़की को स्विम सूट को मैं देखकर दिमाग हिल गया। उसका तस्वुर उस जैसा बन के करने लगा। समुद्र में छलांग लगा बैठा। वो खामोश रहा। अब हाँ या ना तो बोल। हाँ, अपने कपड़े बीच पर छोड़े थे। हाँ, ताकि ये स्विम सूट पहन के रात में स्विमिंग का मजा ले पाता। नहीं, मजा नहीं। किनारे पर लौटा तो तेरे कपड़े वहाँ नहीं थे जहाँ छोड़ के गया था। हाँ, कोई चुरा के ले गया? हाँ। फिर क्या हुआ? बीच से टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। तूने बताया कि तू एसएचओ का भांजा था। बताया तो वो मेरी खिल्ली उड़ाने लगे, समझे कि मैं झूठ बोल रहा था। यहाँ थाने लाया तो सब इंस्पेक्टर अनिल दवे ने मुझे पहचाना और फिर आपको फ़ोन किया। अब क्या इरादा है? कपड़े पहनने का इरादा है? यहाँ कहाँ है कपड़े? आपको लेकर आने चाहिए था। जब सब कुछ घर पर ही मालूम हो गया था तो मेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करके यहाँ आना चाहिए था। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। नुक्स निकाल रहा है, फिर भौंसले से उसे घूरता हुआ बोला। व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। एक तो कपड़े नहीं लाया, ऊपर से कंबल भी छीन लिया ताकि मेरा जुलूस निकलने में कोई कसर न रह जाए। तूने भौसले के स्वर में नमी आई। खुद ही जुलूस निकलवाने वाला काम किया है और आप उसे सब सप्लीमेंट कर रहे हैं। मौसी के सामने
ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। मौसा जी, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। उसका स्वर वहाँ से उठा। भोसले ने कंबल मंगाया, खुद उसे उड़ाया और फिर तीनों बाहर जाकर कार में सवार हुए। भोसले ने वापसी के रास्ते पर कार दौड़ाना शुरू किया। सुदेश रास्ते में शोभा शिकायत भरी स्वर में बोली, क्यों किया तूने ऐसा? खामखा तो नहीं किया, वो दबे स्वर में बोला। जो किया था किसी वजह से किया था, सोच समझ कर किया था। एक ही मिस एडवेंचर हुई जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। कोई किनारे से मेरे कपड़े उठा के ले गया। फ़ोन करना ना सूझा, भोसले बुनबुनाया। उसके लिए फ़ोन बूथ पर पहुंचना पड़ता है, वैसे ही जैसे टैक्सी स्टैंड पर पहुंचना पड़ता। अब टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता पकड़ा गया, फिर फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ता पकड़ा जाता। मेरी इज्जत का ख्याल ना किया? क्या किया है मैंने आपको, आपकी इज्जत को? जो किया आपने इज्जत को किया है। जुलूस तो मेरा निकला, मिट्टी पलीत तो मेरी हुई, जलील तो मुझे होना पड़ा। आपके थाने वालों ने मेरा लिहाज नहीं किया तो आपका भी क्या लिहाज किया? क्या मतलब? आपको फ़ोन करके थाने बुलाया, जब उन्हें पता चल गया था कि मैं आपका सगे वाला हूँ तो मुझे घर क्यों ना पहुँचाया? हौसले को जवाब न सूझा। सब ठीक चल रहा था। मेरे कपड़े चोरी न चले गए होते तो किसी को भनक तक न लगी कि मैंने क्या किया था। किया क्यों था? बताया तो किसी वजह से किया था। कैसी वजह है जिसके सदके आप सबकी मेरी समझ में आ गया है? क्या समझ में आ गया? कि वो स्विम सूट ब्रांड न्यू था। क्या? मैं आंटी के सामने कहना नहीं चाहता था यार्ड पर आप स्विम सूट देखने गए थे, लेकिन जब नौबत आई तो स्विम सूट में लड़की को देखा, स्विम सूट न देखा। बराबर देखा। क्या देखा? ये देखा कि मटेरियल, कलर और डिज़ाइन डिज़ाइन में वो वैसा ही था जैसा आपने कोना कोना आइलैंड से लाए थे। ये देखा कि वो मैक भटनागर की परफेक्ट फिगर पर दस्तान की तरह फिट आता था। मैंने लड़की ना देखी, स्विम सूट देखा। उस बारीकी से देखा जिसमें आपको देखना चाहिए था। उस कोशिश में बाकायदा झाड़ भी खाई। तूने क्या देखा? वही जो अभी बोला। वो ब्रांड न्यू सूट था जो उस घड़ी से पहले कभी भी पहना नहीं गया था। मेरा दावा है कि जिस उस स्विम सूट ने कभी पानी की शक्ल नहीं देखी थी। हौसले सन्नाटे में आ गया। कई क्षण उसके मुंह से बोलना फूटा, फिर उसने कार को बाजू करके रोका, भीतर की बत्ती जला और ड्राइविंग सीट के पीछे सुदेश की तरफ घूमा। क्या बोला? वो बोला। फिर बोल। सुदेश अपनी बात दोहराई। जाना कैसे? वो खामोश हुआ। हौसले ने पूछा। रबड़ के स्विम सूट में खींचने से क्रैक आ जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए टॉप पर, यानी कि गर्दन के गिर्द बगलों पर, नीचे टांगों की निकासी के दायरों पर मजबूत कपड़े का मार्जिन लगाया जाता है जो कि रबड़ पर पकड़ बनाकर रखता है। उसने कंबल हटाए। ये देखिए। भोसले ने मार्जिन का मुआयना किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। 486, 486।